नमस्ते एवरीवन। आज के हमारे टॉपिक का नाम है वाटर इम्बैलेंस डिसऑर्डर। तो आज हम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला जो वाटर इम्बैलेंस है उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब बेसिकली रहता है कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना, पानी निकलना शरीर के बाहर, उससे डिहाइड्रेशन होती है। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो शरीर से केवल पानी निकल रहा है बाहर तो उसे बोलेंगे लॉस ऑफ ओनली वाटर, या तो शरीर के अंदर से पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी निकल रहे बाहर तो हम उसे बोलेंगे लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कई कारणों से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ज़्यादा पसीना आना हो गया, अपने शरीर में से शरीर जल चुका है तो उसमें से पानी निकल जाता है, या फिर हार्मोनल कोई बीमारी हुई जैसे एड्रेनल कॉर्टिकल डिस्फंक्शन हुआ, या फिर किडनी का सही से काम न करना, या फिर एडीएच की कमी की वजह से, वैसे अनेक कारणों की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकते हैं। ठीक है। अब ये डिहाइड्रेशन तीन डिग्रीज के हो सकते हैं, मतलब 3 लेवल्स के हो सकते हैं। पहला है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है सीवियर। माइल्ड डिहाइड्रेशन जो हमें नॉर्मली हम बाहर धूप से चल के आते हैं तो पानी कम आता है, पानी पीते ठीक हो जाता है, उसे माइल्ड यहाँ नॉर्मल लेवल मतलब माना जाता है डिहाइड्रेशन। दूसरा है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब वही मतलब इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन पानी की ये डिहाइड्रेशन हुआ है अच्छा खासा, लेकिन अभी तक कोई हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा उसका। और तीसरा है सीवियर। सीवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी और या फिर इलेक्ट्रोलाइट शरीर से निकल चुके बाहर, तो उसमें अक्सर बहुत ही उसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार लोग धूप में बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आके गिर जाते हैं, तो वो भी मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, लेकिन वो मॉडरेट में आएगा, वो फिर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉर्मल नॉक पानी पिएंगे तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन सीवियर केस में ये बहुत ही ज़्यादा निकल जाते हैं बाहर, तो उससे बहुत ही ज़्यादा इसका परिणाम बहुत दुखद हो सकता है। इसके फीचर्स क्या है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई मनुष्य डिहाइड्रेटेड है कि नहीं? तो उसके कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे वॉल्यूम मतलब ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाना, या फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना। ऐसा लगेगा अगर खाली पानी निकला है तो ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है शरीर में। या फिर उसका मतलब अगर ECF में पानी की मात्रा कम होगी तो ICF से पानी बाहर निकलेगा तो सेल्स का सिकुड़ जाना, ADH का इंक्रीज हो जाना, वाटर रिटेंशन बढ़ जाना, यूरिन कम बनना, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन और ये ब्लड यूरिया बढ़ जाना। ऐसे अनेक ये उसके फीचर्स हैं डिहाइड्रेशन के। इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब हमें कौन से किसी को अंश अगर डिहाइड्रेटेड है तो हमें क्या क्या उसके अंदर देखने मिलेगा। तो उसके अंदर उसका पल्स रेट इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसकी आंखें मतलब ऐसा लगेगी कि सिकुड़ गए हैं, उसके अंदर उसका स्किन का टर्गर डिक्रीज हो सकता है और उससे कन्फ्यूजन हो सकती है, और अगर एकदम सीवियर डिहाइड्रेशन है तो कोमा या फिर मृत्यु का भी ये संकट रहता है। उसका अगर हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी तो है नहीं, इसमें खाली पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब शरीर से बाहर निकल चुके ज़्यादा, तो हमें सिर्फ वही करना है, हमें शरीर के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट डालना है। तो यहाँ पे हम सीधा मतलब ओरली डाल सकते हैं, मतलब वो नींबू पानी या फिर पिए या खाएं कुछ जिससे हमारा नॉर्मल हो जाए। अगर वो पॉसिबल नहीं है, अगर कोई बेहोश हो चुका है और वैसा नहीं ले सकते मुँह अपने मुँह के द्वारा, मतलब उसे हम नहीं दे सकते सब, तो हमें उन्हें इंट्रावेनसली देना पड़ेगा, मतलब सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर आइसोटोनिक सोल्यूशन आता है और इसके अंदर 5% ग्लूकोज आते हैं सलाइन के अंदर। अब हम बात करते हैं कॉलेरा की। कॉलेरा एक मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारा बैक्टीरिया है जो विब्रियो कॉलेरे उसके द्वारा होता है, और ये कंटामिनेटेड मतलब कि ये दूषित खाने और पानी की वजह से फैलता है। तो कॉलेरा क्या करता है, कॉलेरा एक टॉक्सिन बनाता है जो हमारे इंटेस्टाइन मतलब आंतों में जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, हमारे जो सेल्स है उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट और पानी बाहर निकाल के वो आंतों में डाल देता है, मतलब आंतों में पानी आने लगता है हमारे शरीर से निकल के, तो उससे वजह से डायरिया होता है हमारे। इसमें हमें रोज़ाना करीबन 5 से 10 लीटर तक पानी रोज़ाना हमारे बॉडी से निकलता है, मतलब बाहर चले जाता है डायरिया में। और ये खासकर हमें कहाँ देखने मिलता है, जहाँ पे जो डेवलपिंग या फिर गरीब ये देश है वहाँ पे ज़्यादा देखने मिलता है, और ये ज़्यादातर या किशोर या फिर नए बच्चों में देखने मिलता है। अब इसका भी इलाज हम कैसे कर सकते हैं, हमें उसे ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन या फिर ORS देना पड़ता है, या और उसके बाद हमें कॉलेरा को ठीक करने के लिए उसका ट्रीटमेंट जैसे एंटीबायोटिक्स ये सब देने पड़ते हैं। ओवर हाइड्रेशन। अब जैसे डिहाइड्रेशन में शरीर में पानी की मात्रा कम हो चुकी थी, लेकिन ओवर हाइड्रेशन में पानी की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। ये भी अनेकों कारणों से हो सकता है कोई ज़्यादा पानी पी रहा है और उतना उसके शरीर से पानी निकल रहा नहीं है तो भी ओवर हाइड्रेशन हो सकता है, या किसी कारणवश अगर उसे कोई चोट लगी है तो इंजरी की वजह से उसके बॉडी के अंदर पानी रिटेंशन बढ़ जाता है तो फिर उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके अनेक कारण हैं, जैसे यहाँ पे दिया मैंने एक्सेस रिटेंशन ऑफ वाटर कहाँ कैसे हो सकता है, ज़्यादातर पानी पीने से या सॉल्ट ज़्यादा पीने से, अपनी किडनी ख़राब हो जाने की वजह से, या फिर ADH का प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से, या फिर कोई मेजर ट्रॉमा या फिर ऑपरेशन जैसे हार्ट अटैक या किसी से अगर मनुष्य गुजरा है तो उसके अंदर हमें ये देखने मिलता है। लंग का फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ तो हमें ये देखने मिलता है। जैसे ओवर हाइड्रेशन होता है वैसे ही वाटर इंटॉक्सिकेशन भी होता है, यहाँ पे भी पानी की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे ECF और ICF के ऊपर ज़्यादा फोकस आता है। ECF और ICF में बेसिकली पानी की मात्रा बढ़ने से उनका डाइल्यूशन हो जाता है और वहाँ की उनकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है। अब इसका क्लिनिकल सिम्टम्स क्या रहेंगे, मतलब इसमें कौन से सिम्टम्स देखने मिलेंगे, तो सर का दुखना, लेथार्गी या फिर कॉन्वोल्यूशंस हम लोग को देखने मिलता है।
इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम, जैसे शरीर के अंदर ज़्यादा पानी हो चुका है तो इसका ट्रीटमेंट वही है कि हमें पानी शरीर के अंदर और पानी ना लेके और हाइपरटोनिक सलाइन का इस्तेमाल करना है। तो हाइपरटोनिक सलाइन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो ICF या ECF में जब पानी रहेगा वो बाहर निकल के और यूरिन उसमें ब्लड सिस्टम में जाएगा और वहाँ से वो पानी को किडनी फिर फिल्टर आउट करके निकाल सकता है। तो ये हमारा वाटर डिसऑर्डर वहाँ पे ये समाप्त होता है। अब हम आगे इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो जो हमारा जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट इंटेक रहता है वो हमें नॉर्मली अपने एक वेल बैलेंस या फिर वेल बैलेंस खाने से मिल जाता है, ठीक है। तो हमें जो नॉर्मली हमें इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर देखने नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी सभी लोग सही से खाते पीते नहीं है तो हमें वो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर देखने मिलता है। या फिर कोई किसी चीज़ से पीड़ित है, किसी बीमारी से पीड़ित है तो उनमें भी इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर देखने मिलता है। अभी हम जो मनुष्य हैं हमें प्यास लगती है तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो प्यास हमें सिर्फ पानी की कमी की वजह से लगी है या फिर नमक की कमी की वजह से भी लगी है। तो हम उन दोनों के बीच में ये अंतर नहीं बता सकते वो प्यास के बीच में। तो हमें जब ज़्यादातर हमें पानी लगती है तो हम ज़्यादातर पानी पीते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कम हो उसकी वजह से आपको प्यास लगी हो। तो नींबू पानी पीना ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। अगर हम देखें तो हॉट क्लाइमेट या फिर गर्म क्लाइमेट जो है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का जो ये शरीर से निकलता है वो निकलना ज़्यादा रहता है। अगर हम पहली बात करें तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में दो मेन रहते हैं, एक सोडियम और पोटेशियम, जिसका ये क्योंकि ये दोनों ही मेन कैटायन्स है। जैसे हमने पहली बात किया था सोडियम मेन प्रिंसिपल कैटायन है ECF का और पोटेशियम प्रिंसिपल कैटायन है ICF का। तो इन दोनों का मतलब मात्रा को नियंत्रण में रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। ये 50% सोडियम हमारे बॉडी के अंदर हमारी हड्डियों में रहता है, 40% जो रहता है वो ECF में रहता है और 10% जो रहता है वो सॉफ्ट टिश्यूज में रहता है। हमें जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो रोज़ाना 5 से 10 ग्राम सोडियम खाने की है, जो हमें नॉर्मली जो हमारा नमक रहता है NaCl उससे मिल जाता है। जो अगर कोई मनुष्य जिसे फैमिली में पता है कि हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो उससे रिकमेंडेड है कि वह रोज़ाना 5 ग्राम से भी कम सोडियम खाए। और अगर कोई मनुष्य खुद हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो उसे 1 ग्राम से भी मतलब 1 ग्राम तक खाली सोडियम खाना चाहिए या नमक खाना चाहिए। जनरली देखा गया जब हम 10 ग्राम नमक खाते हैं क्योंकि नमक NaCl के फॉर्म रहता है तो 10 ग्राम नमक हमें 4 ग्राम सोडियम मतलब देता है। अब हम सोडियम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की। तो पहला डिसऑर्डर है वो है सोडियम का। तो हमें सोडियम का पहला डिसऑर्डर है उसका नाम है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया जैसे नाम से ही पता चलता है, हाइपो मतलब होता है कम, नेट्रिया मतलब सोडियम, तो इसका मतलब है कम सोडियम। तो इस बीमारी में सोडियम लेवल हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाती है। यानी एक कारण की वजह से हो सकता है, जैसे डायरिया हुआ, उल्टी होना हुआ, किडनी का कोई ये डिसीज़ हुआ या फिर एडिनोकॉर्टिकल इनएफिशिएंसी हुआ, जैसे ये हमें किसी में एडिशन डिसीज़ में देखने मिलता है। फिर किसी को अगर हमने सलाइन चढ़ा दिया जिसके अंदर सोडियम या फिर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम था और उसके अंदर बाकी सब ज़्यादा थे तो उसके अंदर क्या फ्लूइड ज़्यादा जाएंगे और सॉल्ट कम हो जाएंगे, तभी भी हमें हाइपोनेट्रीमिया देखने मिलेगा। ओवर हाइड्रेशन में देखने मिलता है, एंडेमा में देखने मिलता है। एंडेमा जो कब होता है स्क्लेरोसिस में देखने मिलता है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखने मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके सिम्टम्स हैं हमारे ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, हाइपरनेट्रीमिया दूसरा सोडियम का डिसीज़ है जैसे इसका नाम से पता चलता है। हाइपरनेट्रीमिया मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, नेट्रीमिया मतलब सोडियम। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है सोडियम लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या है इसके अंदर हमें ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। अभी किन कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ एडिनोकॉर्टेक्स जिसमें ये कसिंग सिंड्रोम में देखने मिलता है, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिसोन, ATH एंड सेक्स हार्मोन, फिर वह लॉस ऑफ वाटर, अगर हमारे शरीर में से पानी की मात्रा कम हो गई किसी कारण तो ऐसा लगे कि सॉल्ट की मात्रा बढ़ चुकी है। ये हमें कहाँ डायबिटीज इंसिपिडस में देखने मिलता है। या फिर हमने कोई सलाइन चढ़ा दिया इसके अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, या फिर वो सलाइन बहुत जल्दी चढ़ा दिया तो भी उसके अंदर शरीर के अंदर सोडियम लेवल बढ़ जाएंगे। ये अलग अलग ये है इसमें प्रेगनेंसी या फिर स्टेरॉयडल या फिर प्लासेंटल हार्मोन, ये तीनों हार्मोन भी सोडियम लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं और जिसकी वजह से एडेमा हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायबिटिक ड्रग्स, जो मतलब डायबिटिक ड्रग हमने पहली बात किया था, जो शरीर में से पानी का मात्रा कम कर देते क्योंकि उन लोग रीअब्जॉर्प्शन कम कर देते। शरीर से पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा तो भी ऐसा लगेगा कि सोडियम की मात्रा बढ़ चुकी है। या फिर ये अगर कोई पेशेंट है जो हाइपरटेंशन या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर से गुजरा है तो उसे मतलब उसमें सोडियम को खाने की मनाही करते हैं, उन्हें रिकमेंडेड है कि वो सोडियम ज़्यादा ना खाए। तो हम अभी चलते हैं पोटेशियम के ऊपर। तो पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम और इसका डेली रिक्वायरमेंट है 3 से 4 ग्राम रोज़ाना। और इसके अच्छे सोर्सेस है क्या, बनाना हुआ, ऑरेंज हुआ, पाइनएप्पल हुआ या फिर टेंडर कोकोनट वाटर हुआ, ये सब पोटेशियम के अच्छे सोर्सेस है। तो दिस इज स्टेट हमारे जो शरीर के अंदर सोडियम और पोटेशियम का लेवल है बहुत ही अच्छे से नियंत्रण में रखना पड़ता है क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना या कम होना सीधा हमारे हृदय को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं पहला केस पे, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में जैसे हमने पहले पढ़ा था, हाइपो मतलब कम, कैलेमिया मतलब पोटेशियम। तो यहाँ पे हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाती है। ये हमें क्यों देखने में मिल सकता है, किस कारण वजह ऐसा हो सकता है? तो पहला कारण है इसका ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, जैसे कॉसिंग सिंड्रोम में देखा गया है। प्रोलॉन्ग कॉर्टिसन थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ K+ फ्री फ्लूइड, यानी आपने सलाइन चाहे जिसके अंदर K+ की मात्रा कम थी तो सलाइन की वजह से फ्लूइड ज़्यादा हो गया लेकिन K+ कम हो गया शरीर के अंदर, तो हमें हाइपोक्लेमिया देखने मिल सकता है। डायबिटिक कोमा में जो हमें ट्रीटमेंट करेंगे इंसुलिन से तो उसमें हमें हाइपोक्लेमिया देखने मिलता है। डायरिया या फिर उल्टी में भी हमें देखने मिलता है हाइपोक्लेमिया।
अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो पहला सिम्टम है इसका इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, मसल वीकनेस यानी मसल का वीक हो जाना, टैकीकार्डिया की हृदय का जो रिदम है या हार्ट बीट है वो बढ़ जाना, कार्डियोमिलागी मतलब हार्ट का हृदय का साइज़ बढ़ जाना, या कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं इसके हाइपोकैलेमिया के। कार्डियक अरेस्ट होती है सीवियर केस में होता है एकदम, अगर ज़्यादा देर तक वो कम रहा तो ये होने के चांस होते हैं। तो हम जब ईसीजी देखते हैं नॉर्मल ये मनुष्य की, और जो मनुष्य इससे हाइपोकैलेमिया से पीड़ित है, तो नॉर्मल मनुष्य में हमें ईसीजी ऐसा कुछ दिखता है। वही जो हाइपोकैलेमिया से पीड़ित है उसमें क्या हो जाता है कि हमारा जो टी वेव है वो इन्वर्टेड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे टी वेव है, ये थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, इन्वर्टेड हो गया, जबकि यहाँ पे वो टी वेव थोड़ा राउंडेड है। तो आप दोनों टी वेव्स के अंदर डिफरेंस तो देख ही सकते हैं। तो ये ईसीजी में इस तरह से पता चलता है कि हाँ उस व्यक्ति को हाइपोकैलेमिया है कि नहीं। अब चलते हैं दूसरा पोटेशियम की बीमारी पे, जो है हाइपरकैलेमिया। फिर से नाम से मतलब बताता है ये हाइपरकैलेमिया मतलब कि यहाँ पे पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है बॉडी के अंदर। ये किन कारणों से हो सकता है? पहला कारण है इसका रीनल फेलियर, दूसरा है एडिनोकॉर्टिकल इनएफिशिएंसी या फिर जिसे एडिसन डिसीज में भी देखा जाता है। तीसरा है डायबिटिक कोमा, चौथा है सीवियर डिहाइड्रेशन, पानी बाहर निकल चुका है बहुत ज़्यादा, तो फिर उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है शरीर के अंदर। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड विद एक्सेसिव पोटेशियम सॉल्ट, मतलब कि सलाइन चढ़ाते हैं जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा थी, तभी भी ज़्यादा हो जाएगा पोटेशियम शरीर के अंदर। इसके सिम्टम्स हमें क्या देखने मिलता है? तो पहला सिम्टम्स है इसका स्लो डाउन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा मेंटल कन्फ्यूजन होता है, तीसरा नमनेस होता है, नमनेस होता है चलने फिरने में या फिर मसल्स को उठाने में जोर नहीं लगता, चौथा है ब्रैकीकार्डिया विथ रिड्यूस हार्ट साउंड। ब्रैकीकार्डिया मतलब ये हृदय की ये बीट कम हो जाता है और उसका हार्ट साउंड भी कम हो जाता है। और फाइनली है अगर इसका भी सही से इलाज नहीं किया और ज़्यादा टाइम तक रहा तो ये भी कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक दे सकता है, और देता ही अगर नहीं ट्रीट किया तो देता ही है कार्डियक अरेस्ट लास्ट में। अब इसका इसी चीज़ हम इसका कंपेयर करें नॉर्मल मनुष्य और हाइपोकैलेमिक मनुष्य से, तो हमें क्या देखने मिलता है कि हमारा टी वेव है बहुत ही एलिवेटेड है यहाँ पे। तो हमने हाइपोकैलेमिया में देखा था जो टी वेव था वो हाइपोकैलेमिया का थोड़ा सा इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिशा में जाता था और फ्लैट था थोड़ा, जबकि नॉर्मली उसे राउंडेड होना चाहिए। यहाँ पे हाइपोकैलेमिया में वो टी वेव एकदम एलिवेटेड है, मतलब हम देख सकते हैं यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इस प्रकार हम इसी चीज़ से पता कर सकते हैं कि उसे मनुष्य को हाइपोकैलेमिया है कि नहीं। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आप सबका सुनने के लिए धन्यवाद। मैंने सोचा था कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स का मैं पार्ट 4 में डालूंगा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो छोटी हो रही थी तो मैंने इसमें उससे भी कवर कर दिया, तो यहाँ पे कोई पार्ट 4 नहीं आने वाला है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।